द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल है 11 मार्च और कल क्लास 11 हिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट का कल पेपर है। कल के पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करके जाना आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सामंतवाद जो है किस शब्द से निकला है। तो सामंतवाद जो है जर्मन शब्द के वो फ्यूड से निकला और फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। तो इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांस के जो राजा थे ना, उनका अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था। तो उस प्रथा का नाम था वैसलेज प्रथा। ठीक। और जो सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग थे, लॉर्ड थे, उनका घर क्या कहलाता था। तो उनका घर कहलाता था मेनर। इसी प्रकार से नाइट जो है अपनी सेवा के बदले लॉर्ड से उनको क्या मिलती थी। तो उन्हें फीप मिलती थी। सामंतवाद के अंतर्गत कुशल योद्धाओं का वर्ग क्या कहलाता था, नाइट्स कहलाता था। और चर्च द्वारा कृषक से लिया जाने वाला वार्षिक कर क्या कहलाता था। तो जो वार्षिक टीथ होता था उसे हम, जो चर्च द्वारा कृषकों से वार्षिक कर लिया जाता था उसे टीथ कहा जाता था। और टीथ क्या होता था, उसके उपज का 10वां भाग होता था। 529 में इटली में स्थापित मठ कौन था। तो वो था सेंट बेनेडिक्ट। जो 529 में इटली में प्रसिद्ध मठ खोला गया उसका नाम क्या था, सेंट बेनेडिक्ट। और एक 910 में खोला गया उसका नाम था क्लूनी। वो कहाँ था, बरगंडी में। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वो भिक्षु जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे वो क्या कहलाते थे, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टैली से जो मुक्त थे उसे कौन मुक्त, किसान। तो राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष का जो टैली उससे मुक्त कौन थे, किसान मुक्त थे इससे। और इसी प्रकार से फ्रांस के बड़े चर्च क्या कहलाते थे, कैथेड्रल। इसको कवर कर लेना है। फ्रांस का जो बालक शासक है, तो फ्रांस का बालक शासक किसे कहा जाता है। तो लुई 13वें को फ्रांस का बालक शासक कहा जाता है। ये कवर कर लेना है। तो कई बार जो है 3 नंबर में मध्यकाल से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मध्यकाल कब से कब तक काल है, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। मध्यकाल किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो मध्यकाल जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो ये कवर कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये फ्रांस रोम साम्राज्य को जो कौन सा प्रांत है जो आगे चलकर फ्रांस बना, तो ये है वो आपका गोल। तो गोल प्रांत जो है आगे चलकर फ्रांस बना, उसने इसे जर्मनी की फ्रैंक नामक एक जनजाति ने अपना नाम देकर से फ्रांस बना दिया। तो ये एमसीक्यू में भी और मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये आपको कवर कर लेना है। चलिए और बता देते हैं, मेनर जो है आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है और एमसीक्यू में भी मैंने आपको बता दिया, मेनर वाला कवर कर लेना आपको। अगला है टी चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज के जो 10वां भाग लेने का अधिकार सुस्तीत कहा जाता था। इटली के 2 प्रसिद्ध मठ मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू में, ये भी आपको कवर कर लेना है। फ्रायर और टेली, फ्रायर टेली और विलियम प्रथम कौन थे। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में करके जाना है पेपर के लिए। ठीक है, और चलिए अगला बताते हैं कौन सा कवर कर लेना आपको। वह आपका फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा, यानी फ्रांस के सर्प और रोम के दास की तुलना भी आपसे एग्जाम में पूछ सकती। तो ये आपको कवर के जाना है। 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कैथेड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे, इस प्रकार से 3 नंबर में सवाल आपको पूछा जा सकता है। और ये सेल्सबरी जो है इंग्लैंड का जो चर्च है कैथेड्रल, ये आपका चित्र में भी पूछा जा सकता है। 14वीं शताब्दी का जो संकट है, इस चैप्टर से जो 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 14वीं शताब्दी का संकट। ठीक है, तो आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे, ये आपका जो है 8 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में इस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सामंतवाद के पतन के कारण। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी जो संकट है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, इस संकट के क्या परिणाम निकले। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना एग्जाम के लिए। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर हम बात करें यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इटली में। रेनेसा कालीन इटली का सबसे जीवंत बौद्धिक नगर कौन था, तो वह फ्लोरेंस। ये कवर कर लेना आपको। आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक कौन है, अल-राजी। सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ करने वाला पहले व्यक्ति कौन है, आंड्रियस वेसिलस। दी पाटा चित्र किसने बनाया, माइकल एंजेलो। और भव्य गुंबद जो है तैयार किया था वो है फिलिप्पो ब्रूनलेसी। दी प्रिंस किसकी पुस्तक है, तो दी प्रिंस जो है निकोलो मैकियावेली की है। किसकी है, निकोलो मैकियावेली की दी प्रिंस। महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित किया किसने, कसांद्रा फिदेल ने। और मांडू राज पर शासन करने वाली पहली महिला इसाबेल द इस्ते। ठीक है, इस तरह से आपको कवर करना है। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत के लोकप्रिय किसने बनाया, तो केपलर ने बनाया। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निम्नलिखित वैज्ञानिक की देन वह है न्यूटन की। और इसी प्रकार से दी मोशन पेरिस में अकादमिक ऑफ साइंस की स्थापना 1673। तो ये कवर कर लेना आपको कवर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। फिर ये क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की विशेषता बताइए और पुनर्जागरण यूरोप के किस देश में सबसे पहले आरंभ हुआ और क्यों। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलिए। यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आ सकता है। और यथार्थवाद क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये क्वेश्चन आपको कवर के चलना है। और पुनर्जागरण का जन्म जो है सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, तो ये क्वेश्चंस आपको कवर करके एग्जामिनेशन के लिए जाना ही जाना है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम भी आप कवर कर लीजिएगा। हालांकि धर्म सुधार आंदोलन और प्रति सुधार आंदोलन यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेने हैं। यहाँ देखिए, प्रति सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य और वह कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में कहाँ तक सफल रहा। तो प्रति सुधार आंदोलन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से इस चैप्टर में, तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। ठीक है, इसके अलावा तो ये जो है क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि धर्म प्रचारकों की एक संस्था स्थापित की गई। ये धर्म प्रचारक जेसुइट कहलाए। इस संगठन के नेता कौन थे, लोयोला। ठीक है, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति कौन सी, एक तीर की नोक। ये इंपॉर्टेंट है। आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका किस कबीले से है, तो है चिरोकी कबीले। ये कर लेना आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स कब पारित किया गया, तो 1954 में। कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल की राजधानी कब बनाया गया, 1911 में। ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटिश सरकार वहाँ की ज़मीन को क्या नाम देती थी, टेरा न्यूलिस। ठीक है, सेटलर नेटिव, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सेटलर क्या है, नेटिव क्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अमेरिका की पूर्व संध्या क्या है, वैम्पूम बेल्ट क्या थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैम्पूम बेल्ट क्या थी, ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने, क्या अर्थ है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के लिए, इसे आपको कवर करके चलना है। इसके अलावा गोल्ड रश को किस बात ने जन्म दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड रश से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो गोल्ड रश को किस बात ने जन्म दिया। और अमेरिकी महाद्वीप के लिए गोल्ड रश किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ आपको कवर करके जाने एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने पेपर के लिए। तो ये गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का निर्माण, उद्योगों के विकास और खेती के विस्तार में किस प्रकार सहायता पहुंचाई, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना 8 नंबर में
आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 8 नंबर में। फिर ये इम्पोर्टेंट है, दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ये भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है। दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है? इसी प्रकार से चीन वाले क्वेश्चन, चीन वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। होन्सो, क्योसो, शिकोको और हाइकाइदो, ये क्या लेना है, ठीक है। प्राचीन चीन का महानतम इतिहास माना जाता है किसको? सिमाशियन को। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, ये सारी चीज़ें कवर कर लेना है, को कवर कर लेना है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी। चीन का सबसे प्रमुख जाति समूह कौन सा? हान, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो, प्राचीन नाम का एदो। जापान में मेजी पुरस्कार स्थापना 1867। अमेरिका ने जापान के साथ समझौते के लिए भेजा किसको? कामाडोर मैथ्यू पेरी को भेजा था। तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी पेपर के लिए। चीनी गणतंत्र के जो पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? सन्यास सेन हैं। चीन में मानचू शासन कब हुआ? तो चीन में मानचू शासन 1911। सन्यास सेन की मृत्यु के बाद कोमितांग के नेता बने चियांग काई शेक। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की स्थापना हुई 1949, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कवर करनी है पेपर में। सरवारा के तानाशाही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अब ये देखिए, मेजी पुनर्स्थापना 3 नंबर में आ सकता है पेपर में आपसे, मेजी पुनर्स्थापना। इसके अलावा फिर आपका ये कवर करना है, चीन में गणराज्य की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और कन्फ्यूज जवाब भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपसे पेपर के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। सन्यास सेन के सिद्धांत आपको कवर कर लेने हैं पेपर के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। फिर आधुनिक चीन के संस्थापक वाला क्वेश्चन वही सन्यास सेन वाला 3 नंबर में आ सकता है आपके पेपर में। तो क्वेश्चन आपको कवर करने एग्जाम के लिए। फिर मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वह घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया? ये 8 नंबर में आपके पेपर में आ सकता है। 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए इसको आपको कवर करके चलना। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कवर कर लेना पेपर के लिए, 8 नंबर में ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जापान में मेजी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? तो किस प्रकार जापान में मेजी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था का, ठीक है, ये आपको कवर कर लेने हैं। जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद और पश्चिमीकरण परंपरा विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आक्रामक राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। और चीन में साम्यवादी की स्थापना कैसे, 1949 की क्रांति कैसे हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 नंबर में आ सकता है। अथवा में ये जो चैप्टर आपका 16 नंबर का, तो इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन 100% आने हैं इन्हीं में से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है पेपर के लिए। लेखन प्राण शरीर जीवन वाले को चैप्टर से आपको कवर करना है। इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन तो हमने पहले भी कवर कर रखे हैं, तो इसको आपको करना ही करना है, तो आपको कवर करना ही है। से जो है उर नगर की विशेषता इस चैप्टर से 3 नंबर में पूछ सकता है। उर नगर की विशेषता भी आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये बेबीलोन नगर की विशेषता, तो बेबीलोन नगर की विशेषता भी आपको कवर। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर थे। नगर में एक जुगरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक जो है शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करके आनी पेपर। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार किया करते थे मेसोपोटामिया की। इसके बाद उर नगर की विशेषता, तो उर नगर भी जो है आपसे 8 नंबर में पूछ सकता है। ये उर नगर की विशेषता, तो इसको आपको कवर कर लेना एग्जाम के लिए, ठीक है ना।
जल निकासी, घरों की सफाई, खिड़कियों का भाव, घरों के बारे में अंधविश्वास। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। शवों को दफनाने संबंधी विचार। ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हमने यहाँ पे कवर कर लिया पहले ही। जैसे ये है कि रोम के सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों माना जाता था। ठीक है, किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी, ये कवर कर लेना आपको। फारस की सेना, रोम साम्राज्य की सेना की विशेषताएं। रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, राजा, अभिजात और सेना। दिनारियस क्या था, हेराल्ड के राज से रोम कितनी दिनारियस की आय होती थी। तो दिनारियस जो है रोम का एक चांदी सिक्का था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम चांदी होती थी। हेराल्ड के राज से रोम को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। एम्फोरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा क्या होते थे, तो एम्फोरा एक प्रकार के मटके कंटेनर होते थे जिनमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। ठीक है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते थे। रोम साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेश कौन कौन से, इटली और सिसिली इसमें। तो इटली में कैंपेनिया और सिसिली, और मिस्र में फयम और गैलिली। रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब और गेहूं कहाँ से आता था। तो सबसे बढ़िया अंगूरी शराब कैंपेनिया इटली, और गेहूं सिसिली इटली, और बेल्जियम ट्यूनीशिया। ठीक है, फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है, आपको कवर करके जाना है। फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल वाला, ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी क्वेश्चन को। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के 4 सामाजिक वर्गों नाम बताना है। सेनेटर है, अश्वरोही, जनता का सम्मानित वर्ग, दास। सोल्डर्स क्या है, तो शुद्ध सोने का सिक्का है, 4.5 ग्राम के भी है। ईसाईकरण क्या है, रोमोत्तर राज क्या थे। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमोत्तर राज कौन कौन से, स्पेन में विसिगोथों का, गोल में फ्रैंको का, इटली में लोम्बार्डो का राज। सेंट अगस्टिन कौन थे, तो सेंट अगस्टिन अफ्रीका के हिप्पो नगर के नामक नगर के बिशप थे, और उन्होंने चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपको कवर करना है एग्जाम के लिए। फिर प्रिंसिपेट रोम राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है, और इसमें सम्राट और सैनिक की क्या स्थिति थी। तो प्रथम सम्राट रोमन सम्राट जो थे, सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपेट वाला क्वेश्चन आपको ये 3 नंबर में भी यहाँ से पूछ सकते हैं, तो पूरा कवर आपको करके चलना है। ठीक, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी पेपर के लिए। ठीक है, पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य और प्रवर्ती रोम साम्राज्य भी अंतर पूछ सकता है। पूर्ववर्ती और प्रवर्ती, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पूर्ववर्ती और प्रवर्ती में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रवर्ती पूरा काल से क्या अभिप्राय, और इस अवधि में रोम साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अभी हमने पहले भी आपको कवर करके बताया था। इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर कवर करना है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चीज़ें आपको कर लेनी है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सम्राट डायक्लोशियन के समय क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद सम्राट कंस्टेंटाइन के समय क्या क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, कंस्टेंटाइन के समय क्या क्या परिवर्तन हुए, सारी चीज़ आपको इस चैप्टर से कवर कर लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यायावर साम्राज्य से, देखिए तो यायावर साम्राज्य से अगर हम बात करें तो ये तो MCQ है। MCQ तो आपको कवर कर लेना है। मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में रुसल कौन सा था, तो गोबी में रुसल। तो ये MCQ है, तो MCQ आपको कवर करना ही है। तो MCQ कवर करने के बाद तो MCQ हमने देखिए, तो ये है मोंके कौन था, उसने फ्रांस के शासक लुई नोवे के चेतावनी दी। तो मोंके चंगेज खान का पोता था और उसने फ्रांस के शासक लुई नोवे को ये चेतावनी दी थी कि वो मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करे। इसी चंगेज खान के पोते बाटू के सैनिक अभियानों की 2 सफलताएं बताइए। ठीक है, मंगोल कौन थे, चंगेज खान कौन था। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। चंगेज खान के चीन अभियान, चाल उलूस का गठन कैसे हुआ, कुबकुर नामक कर गया था। फिर चंगेज खान कौन था, मंगोलों को महानायक कैसे बना। ये जो है 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, चंगेज खान कौन था, वो मंगोलों को महानायक कैसे बना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको कवर करके चलना है। कुरलताई से मान्यता मिलने के पश्चात चंगेज खान की सैनिक सफलता की चर्चा कीजिए। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है पेपर के, जहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये।
ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।